हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 63, दैट इज स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। इन द प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को कंप्लीट कर लिया है। उसका रेप्लिका है बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। जहाँ पर जो प्रोविजन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर मेंशन है, सेम चीज़ यहाँ पर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर मेंशन है। शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरीके से सेंट्रल बॉडी को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू बनाया गया था, सेम तरीके से स्टेट बॉडी को भी आरटीआई 2005 के थ्रू बनाया गया है। नाउ जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो बेसिकली स्टेट लेवल पे काम करेगा और सारे के सारे स्टेट्स ने एक बॉडी बना रखी है जिसका नाम है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अपने स्टेट्स में उन्होंने बना रखा है। एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि जितनी भी कंप्लेन फाइल होती है इसमें और उनका जो अपील्स वगैरह होती है उन सब के बारे में डिस्कशन करता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में काम करता है। यूनियन गवर्नमेंट का इसका कोई भी लेना देना नहीं है। कंपोजिशन की बात करें तो एक स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा, साथ में 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। सेम है जो कि सेंट्रल कमीशन से मतलब एग्जैक्ट रेप्लिका है, 1+10 की बॉडी है। नाउ वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेंगे। नाउ सेम रिकमेंडेशन बाय कमेटी, गवर्नर अपॉइंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन बाय कमेटी। कमेटी के अंदर टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे और कैबिनेट मिनिस्टर होता था। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और साथ ही साथ एक स्टेट का जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करेगा। ठीक है, ये सबके सब मिलकर के यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करेंगे और फाइनली गवर्नर उसको चूज कर देगा। नाउ जो पर्सन स्टेट का इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनने के इच्छुक है वो कोई एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसका कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। टर्म की बात करें, ध्यान रखिएगा टर्म कोई भी फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स नहीं किया गया है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कितने साल के लिए किसी पर्सन को सीआईसी बनाना है, फिर आईसी बनाना है या फिर एसआईसी बनाना है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन बनवाना है। ठीक है, सेम चीज़ वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर एक बार एक पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड करता है, उसके बाद वो दोबारा सेम पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। गवर्नर के पास पावर है कि वो एसएससी को या फिर किसी भी आईसी को रिमूव कर सकते हैं ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला, अगर वो इंसॉल्वेंट हुए तो उसको हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर कोई ऐसी गलती करते हैं जिसमें उनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन उठता है तो उनको निकाला जा सकता है। थर्ड, अपनी ड्यूटी के दौरान अगर वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाकर काम करते हैं, मतलब बाहर से कहीं पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा थ्रू माइंड या बॉडी अगर वो इन्फॉर्म हो जाए, यानी कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी माइंड या बॉडी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उनको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, अगर वो किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जिसके कारण उनका जो ऑफिशियल फंक्शन है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रहा है, तो उसके कारण भी इनको निकाला जा सकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये सारे के सारे सेम चीज़, रिमूवल का प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम है सीआईसी का और आईसी का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर जो है 2 एक्स्ट्रा केसेस पे उसको हटा सकते हैं। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। बट इन दोनों चीज़ों के लिए पहले उस पर्टिकुलर मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक भेजना होगा। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट में नहीं भेजना होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में भेजता है अगर किसी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को हटाना है, और जो गवर्नर है वो भी यहाँ पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ही भेजेगा, हाई कोर्ट में नहीं भेजेगा। ऑलराइट, अगर सुप्रीम कोर्ट इसका इंक्वायरी करने के बाद इस चीज़ को अपहोल्ड कर देता है तब गवर्नर उस पर्टिकुलर पर्सन को उस पर्टिकुलर पोस्ट से हटा सकता है। और सैलरीज अलाउंसेस वगैरह की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करता है और वो उसके डिसएडवांटेज के लिए उसको वेरी नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, पावर एंड फंक्शन की बात करें, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो सीआईसी था, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर था, उसका सैलरी अलाउंस कौन डिसाइड कर रहा था? तो ऑब्वियसली याद है आपको, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट था खुद डिसाइड कर रहा था। अब जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रहा है, ध्यान रखिएगा, उसका स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। और पावर एंड फंक्शन की बात करें तो पावर एंड फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि कमीशन की कुछ ड्यूटीज़ होंगी, जो ये कमीशन बनेगा उसकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी कि कुछ कंप्लेंट्स वगैरह को वो इंक्वायरी कर सकता है। कौन सी कंप्लेंट? पहला, अगर किसी पर्सन मान लो एक्स है, एक्स ने अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आरटीआई डाला है किसी स्टेट बॉडी के अंदर और उसको अगर उस पर्टिकुलर चीज़ का आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिला है बिकॉज वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ही प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वहाँ पर वो इन्वॉल्व हो सकता है और वहाँ पर किसी पर्सन को अपॉइंट करवा सकता है, पहली चीज़। सेकेंड, अगर इस पर्सन ने यहाँ पर आरटीआई के थ्रू कोई डिमांड की है इन्फॉर्मेशन की बट उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, रिफ्यूज़ कर दिया गया है, तो तब भी वो यहाँ पर वो कंप्लेन कर सकता है। थर्ड, अगर उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला है विद इन द टाइम फ्रेम, देखो यहाँ पर 30 डेज़ का टाइम फ्रेम होता है, अगर 30 दिन के अंदर उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, अगेन वो कंप्लेन कर सकता है। फोर्थ, अगर उस पर्सन को लगता है कि जो उससे फीस ली गई है वो बहुत ज़्यादा ली गई है एज़ कम्पेयर टू जो बाकियों से ली जा रही है, फिर जो स्टैंडर्ड फीस है, तो भी वहाँ पर कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर ऐसी दी गई है स्टेट की बॉडी के द्वारा जो कि या तो इनकम्प्लीट है, फिर मिसलीडिंग है या फिर फॉल्स है, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो भी वहाँ पर कंप्लेन किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और मैटर अगर हो जहाँ पर जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो अगर किसी भी तरीके का उसको लगता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेप को लेना चाहिए, तो वहाँ पर वो स्टेप ले सकता है। सेकेंड चीज़ ये है कि जो कमीशन है वो सुओ मोटो यहाँ पर जो इंक्वायरी है वो भी कर सकता है। पहला हमने देखा था कंप्लेन के ऊपर इंक्वायरी, डिफरेंट टाइप की कंप्लेंट्स हो रही थी तब जाकर इंक्वायरी हो रही थी। बट पॉइंट ये है कि सुओ मोटो इंक्वायरी भी हो सकती है, मतलब कि सुओ मोटो मतलब खुद से वो जाकर डिसीजन ले सकता है कि इस पर्टिकुलर केस को हम खुद हैंडल करते हैं, राइट।
जब भी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनके पास सारी की सारी पावर सिविल कोर्ट की होती है। इसका मतलब क्या है, किसी भी पर्सन को वो बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं और उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं किसी भी टाइप के अटेंडेंस के लिए, मतलब उससे विटनेस की तरह काम करवा सकते हैं, विटनेस की तरह बुलवा सकते हैं। सेकेंड, अगर SIC को कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो पूरी इंडिया में कहीं से भी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मंगवा सकता है। थर्ड, किसी भी पर्टिकुलर पब्लिक रिकॉर्ड को वो ऑन एफिडेविट मंगा सकता है, मतलब गवर्नमेंट पेपर पर साइन करवा के उस चीज़ को मंगवा सकता है। नेक्स्ट, वो यहाँ पर समन्स इशू कर सकता है किसी भी विटनेस या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को बुलाने के लिए। एंड फाइनली, कोई भी और मैटर हो जो इस चीज़ से रिलेटेड है, केस से रिलेटेड है, वो उस चीज़ को वहाँ पर वो सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा कमीशन के पास ये पावर भी है कि कोई अगर उसकी बात नहीं मान रहा है तो अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग स्टेप्स ले सकता है, मतलब अपनी कंप्लेंट सिक्योर कर सकता है। जैसे कि पहला, वो इन्फॉर्मेशन का एक्सेस प्रोवाइड करेगा किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, मतलब वो बोलेगा कि मेरे को ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेट को डिसाइड करेगा। सेकंड, किसी भी पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा, अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर कहीं पर भी मिसिंग है या फिर वहाँ पर कोई PIC नहीं है, PIO नहीं है, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करने में हेल्प करेगा। तीसरा, किसी भी कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिश नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो रिलेक्टेंट है उस चीज़ को शो करने में, उस चीज़ को पब्लिश करने में, तो वो खुद ही अपनी तरफ से वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके शो कर देगा। नेक्स्ट, अगर कहीं पर भी उसको ज़रूरत लगती है किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जिस तरीके से रखा जा रहा है उसमें कुछ मैनेजमेंट की दिक्कत है, मेंटेनेंस की दिक्कत है, फिर डिस्ट्रक्शन करवाना है, तो सारे के सारे डिसीजंस जो है जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, फिर जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स है स्टेट लेवल पे, वो ये डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट, उन सारे बॉडीज़ को, यानी कि जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन के अंदर मेंबर्स है, उन सबको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराने का काम भी इसी का है। इसके अलावा वो हर उस पब्लिक अथॉरिटी से रिपोर्ट मांग सकता है जिस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी को उसने कुछ भी सजेशंस वगैरह दिए हैं, तो एक रिपोर्ट मांग सकता है एज टू किस टाइप के कंप्लायंसेस उन लोगों ने किए हैं, सही तरीके से हर चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है फिर नहीं किया गया है, राइट। इसके अलावा देखो, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को ये बोल सकता है कि जो विक्टिम है, मतलब जो पर्टिकुलर एप्लीकेंट था जिसने आपके सामने RTI फाइल किया था, अगर उसको किसी भी तरीके का लॉस होता है तो उस लॉस को भरपाई करने के लिए वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को बोल सकता है। इसके अलावा पेनल्टीज़ भी इम्पोज कर सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर, अगर उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर अथॉरिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसको वहाँ पर जाकर के वो उसके ऊपर पेनल्टी भी डाल सकता है। और फाइनली, अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने, मान लो X ने अगर कोई कंप्लेन फाइल की थी तो उस कंप्लेन को रिजेक्ट भी कर सकता है, मतलब ही इज़ नॉट बाउंड बाई द एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन आ गया तो उसको करना ही पड़ेगा, बहुत बार एप्लीकेशन जो होते हैं वो फ्रॉड्स होते हैं, तो उस फ्रॉड एप्लीकेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट भी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो स्टेट गवर्नमेंट को एक एनुअल रिपोर्ट देता है, जिस पर्टिकुलर रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के सामने डालना। नाउ, जैसा मैंने आपको सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी बताया था, इसकी जितनी भी जो एडवाइसेस होती है, रिकमेंडेशंस होती है, वो सब बाइंडिंग इन नेचर होती है। तो बेसिकली अगर बाइंडिंग है तो उसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको मना ही नहीं कर सकती। तो मना नहीं कर सकती इसलिए जब स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में डालती है तो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के साथ में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालती। जैसे नॉर्मल केसेस में अगर पार्लियामेंट के सामने या फिर प्रेसिडेंट के सामने कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट आता है तो क्या होता है, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को जब पार्लियामेंट में डालते हैं तो वहाँ पर करना क्या होता है, साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन डालना होता है किस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन पे क्या एक्शंस लिए गए हैं, और सेकंड, एक नॉन एक्सेप्टेंस का एक प्रोविजन डालना होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो क्यों नहीं लिया गया है, उसका रीज़न क्या है, राइट। उसी के थ्रू क्या होता है, कंप्लायंस आता है। बट यहाँ पर जैसा हमने बात की, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, इनके जितने भी एडवाइजरीज है वो सब के सब बाइंडिंग इन नेचर होते हैं, वो सब रिकमेंडेटरी नहीं होते। तो बिकॉज बाइंडिंग है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ता है। अगर वो एक्शन लेना ही पड़ता है तो उसका मतलब क्या है, वो यहाँ पर किसी भी तरीके का मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी किसी भी तरीके से अगर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, फिर कंप्लायन नहीं कर रहा है, तो अपनी कंप्लायंस करवाने के लिए यहाँ पर जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो किसी भी टाइप का डिसीजन यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो एग्जैक्ट सेम था जो कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में पढ़ा और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में पढ़ा, वो एग्जैक्ट सेम था। और एक एडिशनल सेक्शन यहाँ दिया हुआ है, RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखो, RTI का जो एक्ट था उसको 2019 में अमेंड किया गया। लाइक कब गया था, 2005 में अमेंड किया गया, 2019 में कुछ चीज़ें की गई। देखो, जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर CIC था या फिर जो SIC था, जैसा हमें पता है कि उसका टर्म भी फिक्स नहीं है। टर्म क्या है उसका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना ही उसका टर्म होगा। पर ध्यान रखिएगा, पहले उसका टर्म 5 साल फिक्स हुआ करता था, बाद में इसको हटा दिया गया है। उसका टर्म हटा करके ये बोला गया है कि अब से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही उसका टर्म होगा। सेकंड, देखो, सेम चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और सेम चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। नेक्स्ट चीज़, जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह की बात हो रही थी, सैलरी जो अलाउंसेस वगैरह है वो कौन अपॉइंट कर रहा है, अभी के टाइम में कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। बट पहले क्या होता था, पहले होता था कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सैलरी होगा, जो भी अलाउंसेस होगा, वो ऑटोमेटिकली सेम चीज़ CIC की हो जाएगी, मतलब जो CEC का होगा वही CIC का हो जाएगा। बट इस चीज़ को हटा दिया गया है, बोला गया है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि CIC को कितने पैसे देने हैं, कितना अलाउंस देना है, सब कुछ चीज़ें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट में भी सेम मैटर है। पहले 5 साल के लिए टर्म हुआ करता था, उसको हटा करके ये बोला गया कि अब से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और यहाँ पर भी ये चीज़ सेम है कि पहले जो भी सैलरी अलाउंसेस वगैरह, सर्विस कंडीशन वगैरह था, इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब, देखो, पहले इलेक्शन कमीशन के बराबर हुआ करता था, स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का भी, बाद में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डाल दिया गया है।
फाइनली ये बोला गया है कि देखो मान लो अगर कोई पर्सन CIC बना है, बट पहले से अगर वो कोई दूसरा गवर्नमेंट ऑफिस संभाल रहा था, ठीक है, बट वो रिटायर हो चुका है ऑब्वियसली यहाँ से, इसके बाद भी वो CIC बन सकता है, राइट। तो वहाँ उसको यहाँ से पेंशन मिल रही होगी। तो पहले ये बोला था कि अगर पेंशन मिल रही है तो उसको CIC की सैलरी यहाँ पर कंपैरेटिवली कम हो जाती थी, बट रिसेंट अमेंडमेंट में ये बोला गया कि वो पेंशन तो उसको पिछले जॉब की मिल रही थी, जो पिछला जॉब उन्होंने काम किया था उसकी पेंशन मिल रही है, बट जो न्यू जॉब है उसके लिए उनको प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए, कंप्लीट सैलरी मिलनी चाहिए, कोई भी सैलरी यहाँ पर कट नहीं की जाएगी, राइट। सो उम्मीद करता हूँ ये सारा चैप्टर आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। ऑलवेज रिमेंबर कि CIC इज एग्जैक्ट इक्वल टू SIC, बस कुछ प्रोविजंस का यहाँ पर गेम है, कुछ प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है, दैट्स इट, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर लेसन आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस थिंग, प्लीज़ लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please, and thank you so much for listening. Stay tuned for the next one.